जी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे पहले हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। फंड फ्लो स्टेटमेंट को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वर्किंग कैपिटल में कितनी चेंजिंग हो रही है। यानी फंड फ्लो मींस वर्किंग कैपिटल में जो चेंजिंग हो रही है, जो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लो। तो वर्किंग कैपिटल में सॉरी आपकी आवाज सही नहीं आ रही और टंग 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 ऐसी आवाज आ रही है और पीछे शोर हो रहा है बहुत ज्यादा। क्या कर ठीक है ना, आप लोग चैट पे मुझे सेंड कर दें। मैं इधर जो रिकॉर्डिंग कर रहा होता मैं, तो फिर वो सब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है। चैट पर मैसेज दे दें, ओके, जो भी मैसेज देना हो। अच्छा, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि फंड फ्लो स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया था। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमने ये डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड्स के अंदर जो चेंजिंग हो रही है, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो में का जो डिफरेंस था, उसको हमने क्या कहते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में शो किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फंड में कितनी चेंजिंग हो रही है। उसको हमने नाम दिया था फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इधर फंड का मतलब था वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में जो चेंजिंग हो रही है उसका हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश का फ्लो देखेंगे कि कितना कैश इनफ्लो हुआ है और कितना कैश आउटफ्लो हुआ है। तो उसमें जो चेंजिंग आई है उसको हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की बात नहीं थी, इधर कैश फ्लो की बात हो रही है, यानी सिर्फ कैश की बात हो रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मींस हम एक ऑर्गेनाइजेशन में कैश के फ्लो को मेजर करेंगे, या हम ये चेक करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में कैश का फ्लो कितना है। और उसमें हम 3 एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे कि इन एक्टिविटीज की बेस पर कितना कैश हमारे पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि ऑपरेशन के अगेंस्ट जो कैश आ रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सेकंड हमारे पास है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, यानी उसमें हम डिस्कस करेंगे सेल्स एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का अगेंस्ट कितना कैश आ रहा है, नेट वैल्यू। इसी तरह थर्ड हमारे पास है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मींस कि हमारे फाइनेंस में कितनी चेंजिंग आ रही है, यानी फाइनेंस में कितनी चेंजिंग आ रही है, यानी कैश का जो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है उसका इस फाइनेंस के जरिए कितना पैसा आ रहा है जा रहा है हमारे पास, यानी कितना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। इस तरह समझ लिया। ये चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक फाइनेंस की स्पेलिंग को सही करना है फिलहाल। क्यों नहीं हो रहा है ये, ठीक है। ठीक है, तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेट प्रॉफिट स्टेटमेंट में अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जिस तरह आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था। देन आएगा नॉन कैश आइटम में डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बैड डेट्स। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर लेंगे, या आपको आ गई टोटल वैल्यू नॉन कैश आइटम। गेन माइनस करेंगे, लॉस को ऐड करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, यहां तक कि वही पार्ट है जो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपने पढ़ा है। ठीक है, अब इसके बाद स्टेटमेंट चेंज हो रहा है, यहां तक वही जो आपने फंड फ्लो में पढ़ा है। अब इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, एक तो उसको हमने नाम दे दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसके अंदर ऑपरेशन दिखा दिया, यानी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को शो कर दिया।
फर्स्ट हमने दिखाया है कि कौन कौन से अकाउंट्स डेबिट ऐड होंगे, कौन से अकाउंट्स माइनस होंगे। फर्स्ट है डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है या लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। बस आप ये फॉर्मूला याद रखें कि करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है उसके अगेंस्ट कैश आ गया। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मींस आपने लोन ले लिया बैंक से तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, मींस कैश आ गया आपके पास। ठीक है, तो इस सेंस में ये लिखा, ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो एसेट्स अगर डिक्रीज होंगे और लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे। ये सब ऐड होगा यहां पर, फिर टोटल होकर यहां पर आ जाए। ठीक, नेक्स्ट, अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होगी और आपकी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे। फिर इसका जो नेट वैल्यू है और इसकी नेट वैल्यू जाएगी टोटल वैल्यू, इसमें ये वैल्यू प्लस करके ये माइनस कर देंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए, मैंने आपसे बोला है कि एसेट्स अगर डिक्रीज होंगे तो ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू आपको दी हुई थी प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपीस और करंट ईयर में उसकी वैल्यू हो गई 80,000 रुपीज। अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गया, करंट एसेट से अकाउंट रिसीवेबल। अगर अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है इसका इट्स मीन कि आपके पास जो डिफरेंस है वो कैश रिसीव हो गया। यानी पहले आपका अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख था, अब आपका अकाउंट रिसीवेबल 80,000 है, मींस आपने 20,000 का कैश रिसीव कर लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। हमारे पास करंट एसेट्स में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी 50,000 की और एंडिंग बैलेंस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का है 40,000। आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई, मींस आपने मर्चेंडाइज को सेल कर दिया। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम, अगर आपका एसेट्स डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर आपका करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे और जो आपका फाइनल अमाउंट आएगी यानी कैलकुलेशन के बाद जो ये वैल्यू कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो क्या हो रहा है यहां पर, हम करंट एसेट्स को इंक्रीज, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे या करंट एसेट्स डिक्रीज होंगे और लायबिलिटी इंक्रीज होगी, इट्स मीन इनफ्लो हो रहा है कैश और इनफ्लो कैश होगा तो उसको हम ऐड करेंगे। और अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो ये आउटफ्लो कहलाता है, आउटफ्लो को इसमें से हम माइनस कर देंगे तो नेट वैल्यू जो आएगी उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटीज पर आते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस करेंगे। ये आपको क्लियर है क्यों प्लस माइनस करेंगे। सेल्स किया आपने फिक्स्ड एसेट्स तो कैश इनफ्लो हुआ है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में कैश आउटफ्लो हुआ है। इनकी नेट वैल्यू को हम यहां पे लिख देंगे और ये अमाउंट कराएगी हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लास्ट है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इधर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये चेंज नहीं हो रही है। ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फर्स्ट आ रहा है इसमें इश्यू ऑफ शेयर्स। अब आपने शेयर्स इश्यू किए कैश पर तो कैश इधर ऐड कर देंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर, अगर आपने डिबेंचर इश्यू किए तो उसके पास उसके अगेंस्ट आपके पास कैश आ रहा है तो यहां पर आ जाएगा वो।
इसी तरह अगर आपने कैश डिविडेंड पे किया है तो माइनस कर देंगे, कैश चला गया आपके पास से। पेमेंट ऑफ डिबेंचर ऑफ बॉन्ड्स की सूरत में भी आपके पास से कैश चला जाएगा। तो इन दोनों को प्लस और ये लास्ट वाले दोनों माइनस करके नेट वैल्यू आएगी, इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और बिल आखिर सबको टोटल कर देंगे, तो जो टोटल अमाउंट आएगी, जो फाइनल अमाउंट आएगी, इसको हम बोलेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश। और इसका आंसर टैली करेंगे, जो आपको बैलेंस शीट में कैश की वैल्यू दी हुई है उसका डिफरेंस ये आंसर आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है आप इन्हें चैट पर सेंड कर दें। अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें कोई क्वेश्चन आपको क्लियर, कोई चीज क्लियर नहीं तो पहले आपको डिस्कस कर ले ताकि तुम्हें आगे। ठीक, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मेथड ये होता है कि आप रिटेन एंडिंग का डिफरेंस लेंगे जो कि 60,000 आ रहा है आपका, और हम ये चेक करेंगे कि करंट ईयर में रिटेन एंडिंग इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो करंट ईयर में आपकी रिटेन एंडिंग इंक्रीज हुई, ठीक है। 9 प्राइवेट की बात करूं मैं आपसे, प्रीवियस ईयर में 1,74,000 थी, करंट ईयर में हो गई 2,34,000। मींस आपकी जो रिटेन अर्निंग है वो 60,000 से इंक्रीज हो गई। देन उसमें हम ऐड कर देंगे कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड, दोनों को ऐड कर देंगे 90 एंड 150, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 लाख रुपीज नेट इनकम। ठीक, ये नेट इनकम हम लिखेंगे। वो जो क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये रखो था, ये आगे 3 लाख। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको नेट इनकम कैलकुलेट करके नहीं बताई, इससे पहले हम इसको कैलकुलेट कर चुके। 3 लाख रुपीज हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, नेक्स्ट नॉन कैश आइटम में हमारे पास बैड टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन 3 है आगे, और यहां पर हमारे पास सिर्फ एक हमारे पास अकाउंट दिया हुआ है और वो है आपका पैटेंट्स। पैटेंट्स आपका प्रीवियस ईयर में था 1,20,000, करंट ईयर में उसकी वैल्यू हो गई है 1,02,000, यानी डिक्रीज हो गया पैटेंट्स कितने से, 18,000 से आपका पैटेंट्स डिक्रीज हो गया, यानी डेप्रिशिएट हो गया। इसको हम बोलते हैं अमोर्टाइज हो गया, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पैटर्न्स का डिफरेंस आया है इसको अमोर्टाइजेशन के नाम से लिख देंगे यहां पर 18,000, और नेट इनकम में अमोर्टाइजेशन को प्लस करके ये आपके पास वैल्यू आ गई नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वो अकाउंट जो ऐड हो रहे हैं, यानी जो कैश इनफ्लो हो रहा है उसको यहां पर ऐड कर देंगे। जैसे कि हम देखते हैं अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू प्रीवियस ईयर में थी 150 और करंट ईयर में हो गई 2,48,000। आपका अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, मींस इसको लेस करेंगे, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल या आपका 98,000, डिफरेंस आ रहा है 98। ठीक है, जो लेस हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे, जो ऐड हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा जो बताया था आपको। पैटर्न्स आपका फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होता है। ठीक है, इसको पहले कैलकुलेशन समझ लें फिर इसको दोबारा क्लियर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री करंट ईयर में, यानी प्रीवियस ईयर में 2,28,000 थी, करंट ईयर में हो गई 1,84,000। आपकी जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है वो डिक्रीज हो रही है, यानी करंट एसेट्स आपका डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन मर्चेंडाइज 44,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अकाउंट्स पेबल 1,80,000 और करंट ईयर में हो गया 1,45,000। मींस आपका अकाउंट्स पेबल डिक्रीज हो रहा है कितने से, 35,000 से। ठीक, अनपेड एक्सपेंस 1,44,000 और करंट ईयर में हो गया वो 1,91,000। मींस
आपका जो अनपेड एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो गया है। कितने से इंक्रीज हुआ अनपेड एक्सपेंस? 47,000 से। तो ये जो ऐड वाली वैल्यू थी हमने इन दोनों को ऐड किया, यानी ये दोनों ऐड होंगे और ये टू वैल्यूज माइनस होंगी, तो नेट वैल्यू आ रही है 42,000। 3,18,000 में से आपने 42,000 माइनस कर दिया तो आ गया 2,76,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, हमने क्या किया, किस तरह निकाला ये? 44 में 47 ऐड कर दिए और टोटल में से 98 और 35 को माइनस कर दिए तो 42,000 नेट वैल्यू आ गई। 3,18,000 में से 42 माइनस कर दिया आपने तो आया 2,76,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, देन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये हम फंड फ्लो में पढ़ चुके हैं कैसे आया था, फिर भी देख लें यहां पर कि आपने मशीनरी आपके पास थी 5,10,000 की, जो कि अब 3,90,000 की रह गई है। डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स मींस आपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर दिया। कितना डिफरेंस आ रहा है? 1,20,000 का। ठीक है, लैंड की बात करते हैं। लैंड की वैल्यू जो है वो 2,40,000 थी और वो इंक्रीज होकर हो गई 3,90,000, यानी आपकी लैंड जो है वो 1,50,000 से इंक्रीज हुई है। तो उसको हम बोलेंगे परचेज ऑफ लैंड। 120 माइनस 150, 30,000 आ गया आपका। माइनस वैल्यू आ रही है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, माइनस में आ रही है। नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड देखेंगे। कैश डिविडेंड हमें दिया है 90,000 और बिल्कुल इसी तरह डिबेंचर की वैल्यू अगर हम देखें 240,000 से डिक्रीज होगी हो गई 1,20,000। तो आपका जो डिबेंचर है 120 से डिक्रीज हो रहा है, यानी 90 और 120 को हमने ऐड कर लिया, ये हो गए 2,10,000। 2,76,000 में से आपने 30,000 माइनस किया, देन 2,10,000 माइनस किया तो आपके पास नेट वैल्यू आ रही है 36,000 और ये इंक्रीज हो रही है। किस तरह इंक्रीज हो रही है, इसको कैसे टैली करेंगे हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर में हमारे पास कैश बैलेंस था 90,000 और करंट ईयर में हमारे पास कैश बैलेंस है 1,26,000, यानी आपका जो कैश है वो 36,000 से इंक्रीज हुआ है। तो नेट इंक्रीज इन कैश 36,000, यानी कैश फ्लो को जो आंसर आएगा उसको हम टैली करेंगे कैश के डिफरेंस से और ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट और ये आंसर हो गया आपका 10। ये क्वेश्चन हमारा एंड हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।